हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी आर डूइंग आवर वन शॉट सीरीज और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5। आफ्टर दिस सीरीज वी विल बी डूइंग PYQs। हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव मी अ थम्स अप एंड लीव अ कॉमेंट। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। सो साइकोथेरेपी होता क्या है? साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन वन दैट इज सीकिंग द ट्रीटमेंट, जो कि हमारा क्लाइंट होता है, और दूसरा थेरेपिस्ट जो कि ट्रीट करता है प्रॉब्लम को। वॉलंटरी रिलेशनशिप का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से, स्व इच्छा से, खुद से जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास थेरेपी लेने। नोबडी कैन फोर्स यू, इवन चाहे वो थेरेपिस्ट हो, आपके घर वाले हों या फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता थेरेपी के लिए। वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है। नाउ द ओनली कंडीशन जब ये वॉलंटरी नहीं होता है कि अगर कोई किसी को साइकोसिस है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आप कंसेंट देने की हालत में नहीं होते, पर्सन कंसेंट नहीं दे सकता है, उस केस में ये वॉलंटरी रिलेशनशिप नहीं होता। बट अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशंस हैं तो ये वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है। आप अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ, मेरे को थेरेपी चाहिए, राइट। क्लाइंट, यहाँ पे हमने पेशेंट वर्ड की जगह पे क्लाइंट वर्ड यूज करा है। दैट इज बिकॉज आज भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास अगर लोग जाते हैं तो काफी सोसाइटी में स्टिग्मा अटैच है, Nobody feels ashamed of going to a general doctor, physician, but they feel ashamed to going to a mental health professional. उनको थेरेपी लेने में शर्म आती है, बताने में शर्म आती है कि हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं और थेरेपी ले रहे हैं। Although scenario is changing a lot, but still, so हम स्टिग्मा अटैच होता है, इसकी वजह से हम क्लाइंट का वर्ड यूज करते हैं। ऑल्दो क्लाइंट और पेशेंट दोनों ही वर्ड इंटरचेंजेबली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थेरेपिस्ट कौन होता है? जो ट्रीटमेंट करता है। नाउ साइकोथेरेपी का पर्पस क्या होता है? साइकोथेरेपी का पर्पस होता है टू सॉल्व साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि हमारा क्लाइंट फेस कर रहा होता है। एम क्या होता है इसका? एम होता है मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करना। मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, राइट? जो कि अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होते, ऐसे बिहेवियर्स जो आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, वो मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स होते हैं। डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, अगर किसी बात को लेकर आपको डिस्ट्रेस हो रही है तो उसको डिक्रीज करना, या फिर अगर आप अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सो बेटर अडेप्टेशन के लिए, राइट। नाउ देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एम एंड पर्पस व्हिच आई वांट टू पिन पॉइंट हेयर। दैट इज कि पर्पस साइकोथेरेपी का होता है टू सॉल्व साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हमारा क्लाइंट फेस कर रहा है, तो पर्पस कभी नहीं बदलता, बट एम हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट दैट वी आर डीलिंग विद, राइट। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज है, सब डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आते हैं, तो जो प्रॉब्लम के साथ वो लेके आएंगे, जो चैलेंजेस वो लेके आएंगे, उसको रिजोल्व करने के लिए हमारा एम चेंज होता रहेगा, पर पर्पस सेम रहेगा। मतलब थेरेपी का पर्पस ये होता है कि हम अपने क्लाइंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, बट एम हमारा डिपेंड करता है कि कोई ओसीडी का पेशेंट आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, तो उनके जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं या उनके जो कंपल्शंस हैं उसको कम करने के लिए, उनके मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स को कम करने के लिए हमारा वहां पे चैलेंज होगा, तो हमारा एम वहां पे वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एंग्जाइटी का पेशेंट आ रहा है, कोई स्ट्रेस का पेशेंट आ रहा है, तो वहां उनके डिस्ट्रेस को कम करना हो जाएगा। सो एम हमारा पर्सन टू पर्सन, हमारे क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, बट पर्पस सेम रहता है, ओके। ना साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो पहला नंबर होता है कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। हर थेरेपी के कुछ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जिस भी तरीके की आप थेरेपी दे रहे हैं, चाहे आप सीबीटी कर रहे हैं तो सीबीटी, ह्यूमनिस्टिक कर रहे हैं तो ह्यूमनिस्टिक, जिस भी टाइप की आप थेरेपी आप दे रहे हैं, उस थेरेपी की प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे आप, और एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होती है, सिस्टमैटिक वे में चलेंगे आप ड्यूरिंग द थेरेपी। देन कम्स ट्रेनिंग पार्ट। अगर आपको पास कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, अगर आपको लगता है 11th 12th पढ़ लिया या आपने BA MA कर लिया तो आप किसी को आप किसी को साइकोथेरेपी दे सकते हैं, देन यू आर रॉन्ग। यू नीड टू हैव एमफिल डिग्री विद यू टू गिव
to give therapy to somebody, right? और इन एमफिल में भी इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स के अंदर सुपरविजन होती है. पहले हम किसी के सुपरविजन के अंडर थेरेपी देते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि अब इसको क्लाइंट दिया जा सकता है, ये 1-on-1 सेशंस ले सकते हैं, इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं, तब हम थेरेपी देना शुरू करते हैं. सो यू नीड टू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, यू नो. ऐसे नहीं है कि 4 किताबें पढ़ ली और थेरेपी देना शुरू कर दिया. दैट इज मैल प्रैक्टिस, वो नहीं होता. थर्ड पॉइंट है कि थेरेपेटिक सिचुएशन में हमेशा एक थेरेपिस्ट होता है, वो आपको पता है, और एक क्लाइंट होता है जिसको थेरेपी चाहिए होती है, और थेरेपिस्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. ज्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग, और वहां पे हमारा फोकस ऑफ अटेंशन जो होता है वो पर्सन होता है, क्लाइंट पे सारा हमारा फोकस होता है, राइट? नाउ फोर्थ पॉइंट इज interaction of the therapist and the client results in consolidation या formation of the therapeutic relationship. It means कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ, एक थेरेपिस्ट का जो इंटरेक्शन होता है, उसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है. लाइक दे विल बिकम द क्लाइंट एंड आई विल बिकम द थेरेपिस्ट. और इस तरीके से जब तक उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, उनको रिलीफ नहीं मिलता, उनके डिस्ट्रेस से थेरेपी चलती है. Now all psychotherapies aim at a few or following goals. वो हम goals देख लेते हैं. पहला गोल होता है रीइंफोर्स करना क्लाइंट्स के रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट. नाउ क्लाइंट जब आया है, वॉलंटरी रिलेशनशिप है, क्लाइंट अपनी मर्जी से आया है और वो ठीक होना चाहता है, तो बीच में कभी कभी ऐसा आता है कि उनकी मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है एकदम से, ठीक है, और उनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जबकि हर चीज को टाइम लगता है, यू नो. जो भी आपकी इमोशनल टर्मोइल है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व होने में भी टाइम लगेगा. तो उस टाइम पे हमारा काम होता है रीइंफोर्स करना, उस मोटिवेशन को दोबारा से हाई करना, उसको बनाए रखना कि यू नो कि वो आते रहे थेरेपी के लिए और गिव अप ना करें इफ दे वांट अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ, राइट? सेकंड पॉइंट है लेसनिंग इमोशनल प्रेशर. व्हाटएवर इमोशनल प्रॉब्लम दे आर डीलिंग विद, उसको कम करना. थर्ड है अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ. वी ऑल हैव पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ. जिस भी वजह से वो ग्रोथ रुकी हुई है, उसको अनलॉक करना अपने पोटेंशियल्स को और ग्रो करना लाइफ में, यू नो, वही एक थेरेपिस्ट का काम होता है. मॉडिफाइंग हैबिट्स, अगर कोई उनके मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं तो उसको मॉडिफाई करना. थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, यानी कि कॉग्निशंस को आपके चेंज करना. अगर आपकी फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स हैं या बहुत पेसिमिस्ट हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, तो इस तरीके की थिंकिंग पैटर्न्स को जो आपके लाइफ में आपके ग्रो नहीं करने दे रही, उनको चेंज करना. इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि जितना आप बेहतर खुद को जानते और समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी लाइफ जी पाएंगे. कभी कभी हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होते, अपनी वीकनेस के बारे में नहीं पता होता, या कभी अगर हम रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चीजों को, तो ये सारे चीजें हैंडल करता है साइकोथेरेपी. सेवेंथ इज इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप. ये मैरिटल जैसे काउंसलिंग होती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, सो उसके ऊपर हो सकता है. पेरेंटिंग काउंसलिंग होती है टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, राइट? सो ये किसी भी तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं. और कम्युनिकेशन, जब हम अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते, प्रेजेंट करना नहीं आता, समझा नहीं पाते, तभी भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं. सो कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव करना इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल. Then eighth point says facilitating decision making. Now please mind the word facilitating. हमें facilitate करना है decision making, ना कि उनके behalf पे decision लेना है. कोई भी थेरेपिस्ट कभी भी किसी अपने क्लाइंट के बेस पे डिसीजन नहीं लेता, या उनके लाइफ के चॉइसेस वो नहीं लेता कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, यू नो. वो सिर्फ हम उनको एज अ थेरेपिस्ट मदद करते हैं कि वो नेविगेट कर पाए कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है. अगर आपको अपने बारे में यू नो यू सेल्फ अवेयर हो गया, अगर आप, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के बारे में जानते हो, आपका थिंकिंग पैटर्न अगर गलत है तो मैं वो चेंज कर सकती हूँ, आपके कुछ मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हम काम करते हैं, और जब आप इन सारी चीजों पे काम करोगे तो डिसीजन मेकिंग अपने आप आपका इंप्रूव होगा. नाइन्थ पॉइंट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस चॉइसेस इन लाइफ. द काइंड ऑफ चॉइसेस वन इज मेकिंग. बार बार ऐसे क्यों होता है कि हम गलत पार्टनर चुन लेते हैं अपने लिए? हमें गलत लोग ही पसंद क्यों आते हैं, या ऐसे ही लोग पसंद क्यों आते हैं जो जिनको कमिटमेंट का फोबिया है या कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते? मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ के चॉइसेस को चेंज ही नहीं कर पाते. हम एक विशियस सर्कल में फंसे होते हैं. बार बार हम एक ही टाइप
कि दुविधा में आके फंस जाते हैं, बार बार किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इट मीन्स कि कुछ पैटर्न है जो हमें ब्रेक करना है, कुछ हैबिट्स हैं जो हमें चेंज करनी है, राइट। सो आपको अपनी चॉइस के लिए अवेयर करता है साइकोथेरेपिस्ट। देन 10th इज रिलेटिंग टू वन सोशल एनवायरनमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर। जब आपको अपनी समझ होगी, अपने एनवायरनमेंट की समझ होगी, तो आपकी डिसीजन मेकिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो आपकी एनवायरनमेंट में अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई नए शहर में गए हैं, नए स्कूल में गए हैं, नए कॉलेज में गए हैं और एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके के चीजों से भी डील करता है साइकोथेरेपी, राइट। सो दैट इज दीज आर द 10 गोल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। देन कम्स थेरेपेटिक रिलेशनशिप। अब थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? थेरेपेटिक रिलेशनशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, जिसको थेरेपेटिक अलायंस भी बोलते हैं। तो आप थेरेपेटिक रिलेशनशिप बोलिए या अलायंस बोलिए, वन एंड द अदर इज सेम थिंग। दो मेजर कंपोनेंट होते हैं थेरेपेटिक अलायंस के। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब है कि ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता, समवेयर इट हैज टू एंड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट जब जब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको थेरेपी की जरूरत है उस टाइम पे, यू कैन गो फॉर अ थेरेपी। बट अदरवाइज एक अच्छा थेरेपिस्ट वही होता है जो आपको इतना स्किल कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे कि आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से खुद डील कर सके। एक थेरेपिस्ट का काम अपने आप पे डिपेंडेंट बनाना नहीं होता, आपको इंडिपेंडेंट बनाना होता है कि आपको बार बार थेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े, राइट। सो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है, मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। जब तक आपकी थेरेपी चल रही है वो रिलेशनशिप मेंटेन है एक थेरेपिस्ट के साथ, आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। और अदरवाइज जब वो थेरेपी खत्म है, देन you are good to go on your own, right? Second point is limited duration of the therapy. तो जैसे कि मैंने कहा कि जब तक क्लाइंट सीख नहीं जाता टू टेक चार्ज ऑफ हिज और ओन लाइफ, या जब तक वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना नहीं सीख जाते, तब तक चलता है थेरेपी। एक जो भी मेरे थेरेपी का गोल होगा, ठीक है, अगर थेरेपी के जैसे हमने गोल्स पढ़े थे ऊपर, मैलाडैप्टिव बिहेवियर चेंज करना है, या जो भी हमने ऊपर गोल्स पढ़े थे, जो भी मेरे थेरेपी का गोल है, जब वो गोल मिल जाएगा व्हेन आई, तो उसके बाद थेरेपी खत्म हो जाएगी। सो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे सीबीटी वगैरह के 10-12 से सेशन चलते हैं, उसके उतना ही टाइम होता है सीबीटी के लिए। साइको एनालिसिस फॉर इयर्स चल सकता है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने हमारे लॉन्गर पीरियड के लिए थेरेपी है, उसके बाद दैट इज इट, यू नो। सो सम यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं थेरेपेटिक अलायंस की। अब ये जो थेरेपेटिक अलायंस, थेरेपेटिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है इट इज अ ट्रस्टिंग एंड कन्फाइनिंग रिलेशनशिप। ट्रस्टिंग, अगर आप अपने थेरेपिस्ट को ट्रस्ट ही नहीं करते तो कभी आप ऑनेस्टी के साथ उसके साथ बात ही नहीं करोगे, और अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक से, वो आपको बता भी नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, वेयर डू यू नीड टू चेंज, व्हाट इज द इशू विद यू, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट रखें और झूठ नहीं बोलें। देन कन्फाइनिंग रिलेशनशिप होता है। कन्फाइनिंग मतलब कि कन्फाइन करना, उनको आप थेरेपिस्ट को सब बताएंगे, राइट। थेरेपिस्ट एनकरेज बाय, थेरेपिस्ट जो होता है यहाँ पे, थेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन एंड वार्म रहना क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट एज अ थेरेपिस्ट आपको एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना होता है, आपको जजमेंट नहीं देना होता है ये गलत ये सही, जैसे उन्होंने बोला है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट योर क्लाइंट, राइट, whosoever he is or she is, the way they are। तो वैसे ठीक है, मान लीजिए कि आप LGBTQ जो कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स, आप इनको सपोर्ट नहीं करते, पर्सनली आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, मैं ये बता रही हूँ कि पर्सनली एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसके लिए एक्सेप्टिंग ना हो या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी जिस भी प्रॉब्लम की वजह से वो आया, वो थेरेपी आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाओगे। सो यू डोंट हैव टू बी नॉन एक्सेप्टिंग, आपको एक्सेप्टिंग होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक मतलब यू शुड बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन टू अनदर पर्सन शूज। आप उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोच सके, देख सकें कि कितनी तकलीफ से वो गुजरे हैं या कैसा फील होता होगा, कितना प्रॉब्लम में वो है। सो एम्पैथी रखना, जेन्युइन होना चाहिए क्लाइंट थेरेपिस्ट को,
ये नहीं कि आप फेक कुछ भी स्माइल दे रहे हो या फेक कुछ बोल रहे हो। यू शुड बी जेन्युइन इन योर वर्क। जितनी आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करोगे उतना ही बेहतर है। एंड वार्म मतलब एक्सेप्टिंग एंड वार्म। ओके, ये नहीं कि कोल्ड फेस लेके बैठे हुए, कोल्ड शोल्डर दे रहे हो आप किसी को, ऐसे ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसको लग ही नहीं रहा कि मतलब कि यहाँ पे मेरी बात सुनी जा रही है। तो आपको इस तरीके का नहीं करना होता। देन थेरेपिस्ट इज अ नॉन जजमेंटल। वो मैंने आपको बताया, यू डोंट हैव टू बी अ जजमेंटल, और आपको लेबल्स नहीं लगाने होते। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि माय रिगार्ड फॉर यू इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही मैं आपको रिगार्ड दूंगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कैसे भी हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसे भी है। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर क्लाइंट, यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग, यू हैव टू बी एम्पथेटिक। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ने, जिसने पढ़ाई नहीं करी साइकोलॉजी की, जिसके पास डिग्री नहीं है, उसमें और हम में फिर क्या ही फर्क रह जाएगा अगर हम भी जज करेंगे या हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दे रहे तो, राइट। सो थेरेपिस्ट मे हैव एम्पैथी फॉर द क्लाइंट। तो आपको अपने क्लाइंट के लिए एम्पैथी भी होना चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एम्पैथी एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अदर पर्सन सिचुएशन। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी पिटी की फीलिंग होती है कि मतलब हो बेचारे के साथ ऐसा हो गया, ऐसा किसी के लिए बेचारापन फील करना, पिटी फील करना, दैट इज सिंपैथी, राइट। इन एम्पैथी, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी कोल्ड होती है, ठीक है। ना ही इसमें सिंपैथी है, मतलब आप किसी के लिए बेचारा फील नहीं कर रहे हो इसमें, और ना ही इसमें पर्सन इज एबल टू फील अनदर पर्सन, यू नो, ना ही आप दूसरे का दर्द समझ सकते हो। तो ना ही आप किसी का दर्द समझ सकते हो और ना ही आप किसी के लिए बेचारा फील करो। इसमें से, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। बस एक इंटेलेक्चुअल तौर पे, कॉग्निटिव तौर पे आप बस चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा दुनिया में ऐसे भी होता है, अच्छा होता होगा, मतलब यू नो, यू डोंट हैव एनी सिंपैथी, और ना ही आप उनको फील कर पा रहे हो कि वो सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। एम्पैथी ऑन द अदर हैंड इज बीइंग एबल टू पुट योरसेल्फ इन पर्सन शूज। अपने आप को आप उनकी जगह पे रख के जब देख सकते हो, दैट इज एम्पैथी, राइट। कि आप समझ सकते हो कि उनको इस समय कैसा महसूस हो रहा होगा या कितनी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, ये प्रॉब्लमैटिक बात है फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। सो थेरेपिस्ट मस्ट बी, तो आपको एम्पैथी रखनी होती है, ना ही आपको सिंपैथी रखनी है, ना ही इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट एम्पैथी होना चाहिए। थेरेपिस्ट मस्ट कीप स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी आपका क्लाइंट आपके साथ शेयर कर रहा है, जिस तरीके की एक्सपीरियंस वो बता रहा है, इवेंट्स, फीलिंग्स, थॉट्स, जैसे भी कितना कुछ है उसके अंदर जो आपसे वो शेयर करेगा, राइट, अपनी लाइफ के बारे में पूरा अपना लाइफ खोल के रख देते हैं थेरेपिस्ट के आगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो इधर की बात उधर ना करें, आप जाके इधर उधर ना बोलें कि मेरे पास एक ऐसा ऐसा क्लाइंट आया था। अगर आप केस डिस्कशन भी जब करते हैं, तो उस केस डिस्कशन में भी आप ये नहीं, आप उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते कि क्या क्या नाम था, किधर रहता है, क्या जेंडर है, क्या एज है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, राइट, ठीक है। इवन इफ यू आर डूइंग अ केस डिस्कशन, देन ऑल्सो नाउ द थेरेपिस्ट मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट। अगर इतना ट्रस्ट कर रहा है कोई पर्सन आपको कि अपने सारे लाइफ के इवेंट्स बता रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, थॉट, सब कुछ आपसे डिस्क्लोज कर रहा है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। कि अच्छा मुझे पता है तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के बारे में, अभी तुम्हारी बीवी को फोन करके बताती हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो दीज आर नॉट द थिंग्स जो एक थेरेपिस्ट को करने चाहिए। फाइनली इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड मस्ट रिमेन सो। ऐसा नहीं है कि आप अपना दिल लगा बैठे हैं अपने क्लाइंट के साथ ही, ठीक है, या उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या उसके साथ कॉफी डेट्स पे जा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। आउटसाइड द कैबिन वो अगर आपको कहीं मार्केट में दिख जाए या कभी कहीं मिल भी जाए, तब भी वो आपके लिए क्लाइंट ही हैं और क्लाइंट ही रहेंगे। उससे ज्यादा आपको उस चीज, किसी भी और रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। टाइप्स ऑफ थेरेपीज, टाइप ऑफ थेरेपी की बात करें तो साइकोथेरेपीज जो होती हैं अपने अपने कंसेप्ट्स में, टेक्निक्स में, मेथड्स में डिफरेंट होती हैं। CTM करके आप इसको याद कर सकते हैं, कंसेप्ट्स, टेक्निक एंड मेथड्स। साइकोथेरेपीज 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती हैं: साइकोडायनामिक, बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल। साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो सबसे पहले आई थी और उसके बाद बिहेवियर थेरेपी आई, और थर्ड फोर्स कहते हैं हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज को, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आई थी।
Now, classification of psychotherapists is based on certain parameters, वो हम देखेंगे, और हर एक पैरामीटर पे किस थेरेपी की, जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिहेवियर थेरेपी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जिस्टेंशियल का क्या लुकआउट है, वो हम देखेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट हैज लीड टू अ प्रॉब्लम. नाउ साइकोडायनेमिक थेरेपी इस बारे में क्या बोलती है कि कॉज क्या है और कैसे कोई प्रॉब्लम आया है, कैसे उस कॉज ने प्रॉब्लम तक लाया है. साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है जब भी हमारे बीच में कोई इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट होता है. आपने इड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ा है. तो जब भी कोई इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा बोलता है साइकोडायनेमिक थेरेपी. बिहेवियरिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं कि हम क्योंकि फॉल्टी लर्निंग कर लेते हैं, हम गलत बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, वेदर थ्रू मॉडलिंग, वेदर थ्रू एनी काइंड ऑफ लर्निंग दैट वी हैव, बेंड्यूरा की जैसे हमने था. तो जब हमारे फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स होते हैं उसकी वजह से, या हमारे कुछ कॉग्निशंस गड़बड़ाते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बोलती है द क्वेश्चंस अबाउट मीनिंग वन्स ओन लाइफ. जब आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं और हमारे पास कोई आंसर्स नहीं होते. वेयर लाइक हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, मेरा लाइफ कहाँ जा रहा है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है. इस तरीके के जब हमें मन में सवाल आते हैं और हम उनका आंसर नहीं ढूंढ पाते, तो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. नाउ हाउ डिड द कॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये कॉज जो भी हमने बताया वो एग्जिस्टेंस में आया कैसे. साइकोडायनेमिक थेरेपी बोलती है जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं बचपन की, या फिर अनरिजॉल्व्ड फियर्स होते हैं, उसकी वजह से इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है. बिहेवियर थेरेपी बोलती है कि फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, हमारी कंडीशनिंग ठीक नहीं हुई है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, ठीक से हमने देखा नहीं कि किस तरीके से हमें अपने चीज़ों को सॉल्व करना है. फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है, हर चीज को नेगेटिवली पहले देख लेते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, ठीक है. तो इस तरीके के बिहेवियर्स की वजह से, इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम आता है. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बोलती है करंट फीलिंग्स ऑफ, अगर आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, यू फील देयर इज नो वन टू हेल्प यू. एलियनेशन का मतलब होता है कि आइसोलेट कर लेना अपने आप को, बिल्कुल बहुत अकेला फील करना, कोई फ्रेंड नहीं है, या कोई अभी आस पड़ोस में नहीं है, आप किसी नए शहर में गए हैं, वहां आप किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, तो वहां आपको अकेलापन फील होगा. तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम होता है, जब हम अकेला फील करते हैं, आइसोलेशन में लोनलीनेस फील करते हैं, एलियनेशन होती है, एक सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस, तो तब उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमें. फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि मेरे एग्जिस्टेंस क्यों है, मैं क्यों हूं इस धरती पे, ठीक है. व्हाट इज द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है. साइकोडायनेमिक में फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस करते हैं, दोनों ही फ्रॉइड के दिए हुए मेथड है. सिगमंड फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन ड्रीम एनालिसिस दिया था. फ्री एसोसिएशन का मतलब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था. फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप के मन में जो भी आ रहा है, जिस भी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, जो भी है आपके मन में, आप सब बोल दो विदाउट इवन थिंकिंग कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ या इसको बताने से क्या फायदा होगा. ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना, बस आप अपना दिल खाली कर दो, बिल्कुल बोल दो जो भी आपके मन में आ रहा है. ड्रीम एनालिसिस होता है कि जो भी आपको सपने आते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही सपना हमें बार बार आता है. तो अगर कुछ इस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, बार बार कोई सपना आ रहा है, या थेरेपी के दौरान स्पेशली आपको कोई अगर ड्रीम आया है, तो वो आप डिस्कस करो अपने थेरेपिस्ट से, उसका एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस मटेरियल जिसका पहुंचने का रास्ता ही ड्रीम्स होते हैं. हमारे जो अवेयरनेस में नहीं है, कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अनकॉन्शियसनेस में सारे मटेरियल होते हैं. हमने रिप्रेस करके अगर कुछ रखा हुआ है, कुछ रिप्रेशन का मटेरियल, तो वो सब चीजें बाहर आएंगी, सरफेस पे आएंगी थ्रू ड्रीम्स, ठीक है. सो वैसे सॉल्व करते साइकोडायनामिक. बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है कि फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स जो हैं उसके बदले में एक बिहेवियरल कंटिजेंसीज, मतलब बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए एक डिफरेंट पैटर्न हम सेट करते हैं. कॉग्निटिव मेथड्स जो है आपकी थिंकिंग पैटर्न को, कॉग्निशंस जो आपने फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स बनाए हैं उनको चैलेंज करते हैं, तो आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करते हैं. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस, आपने ये वर्ड अगर सुना हो, सेफ स्पेस प्रोवाइड करी जाती है थेरेपी में, ठीक है. वहां आप, सॉरी, सो वहां आप अपना मतलब
थेरेपिस्ट के आगे कुछ भी बोल सकते हैं, नॉन जजमेंटल होते हैं थेरेपिस्ट, तो वो आपको जज नहीं करेंगे, तो जो भी आप है वहाँ आप बोलिए, वो फैसिलिटेट करेंगे, एज अ फैसिलिटेटर वो काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं और डिस्कशन करते करते ही हमें सोल्यूशन मिल जाता है अपने प्रॉब्लम का। वो ऐसा होता है क्योंकि वो फ्रेंड अगर ध्यान से सुन रहा है, आपको वो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट आपको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ आप जो आपके मन में है आप बोल सकते हो, और कई बार बात करते करते ही करते अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप खुद ही ढूंढ लेते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द पर्सनल ग्रोथ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट? अब ये जो हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं क्लाइंट और थेरेपिस्ट की, ये कैसा होता है? साइकोडायनेमिक क्या बोलता है कि थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है साइकी इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स जो क्लाइंट के अंदर चल रहे हैं, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, सो दैट क्लाइंट को भी समझ आए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस उनकी बढ़ाई जाती है। ठीक है, उनको भी समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है जो उनकी लाइफ में हो रहा है, ऐसे पैटर्न्स क्यों हैं, राइट? बिहेवियर थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? बिहेवियर थेरेपिस्ट उनके फॉल्टी जो पैटर्न्स हैं, जो माल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, उनको चेंज करते हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, राइट? करेक्ट बिहेवियर पे लेके आते हैं उनको, उनके थॉट पैटर्न्स पे काम करते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अ वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप, एक सेफ स्पेस देते हैं, वार्म रिलेशनशिप होता है, नॉन जजमेंटल, एम्पैथेटिक होते हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ पाए। नाउ व्हाट इज द चीफ बेनिफिट ऑफ टू द क्लाइंट? इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं क्लाइंट को? किस थेरेपी के इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? साइकोडायनेमिक थेरेपी से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होते हैं कि इमोशनल इंसाइट आती है। इमोशनल इंसाइट का क्या मतलब है? इमोशनल इंसाइट का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाते हो, ज्यादा अवेयरनेस आती है आपको। ठीक है, क्लाइंट अंडरस्टैंड्स हिज कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर जो भी आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जो भी द्वंद्व चल रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, ठीक है, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आती है, आप समझ पाते हो what is the right thing for you, being able to accept same। और फिर जो भी इमोशंस है जिनसे आप भाग रहे हो, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो कुछ चीजों को, तो उनकी एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर आती है। अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ है तो उस रिश्ते को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि वो खत्म हो गया, तो वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी इमोशनल लेवल पे। तो वो सारी एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर आती हैं, ये साइकोडायनेमिक थेरेपी से होता है। ये आपके इमोशंस टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट चेंज होते हैं। मान लो कि एक फादर है और एक सन है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको वो कॉन्फ्लिक्ट समझ आएगा कि ऐसा क्या हुआ था बचपन में, शायद आपको याद भी नहीं हो, सबकॉन्शियस में हो कि कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप अभी तक यू डोंट फील, आपके फादर और आप में वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आपके अगर मान लो नेगेटिव इमोशंस है अपने फादर को लेके कि मेरे फादर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छा नहीं है, फलाना नहीं है, तो वो नेगेटिव इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग लाना, उस नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उसको चेंज करना, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है टू विद योर फादर, उसको चेंज करना। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ओके। सो वो सारी चीजें चेंज होती हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी में। बिहेवियर थेरेपी क्या करती है? अगेन वो आपके बिहेवियर को ही चेंज करेगी, नाम से ही पता चलता है बिहेवियर थेरेपी, तो बिहेवियर पे काम करेगी। अगर आपके कोई मान लो आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको स्ट्रेस से डील करना चाहिए हेल्दी वे में, मतलब आप वॉक के लिए चला जाओ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब आपका काम डिले होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखो आप अपने और क्या सीख सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखो, प्लस अपने गोल्स को छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स में अचीव करना सीखो। मतलब जो भी चीजें आपके बिहेवियर में है उनको, मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है तो ड्रिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है तो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हैं, ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं। तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, हर कोई थोड़ी ना सिगरेट पी रहा है या हर कोई थोड़ी ना ड्रिंक कर रहा है। तो आपको एक पॉजिटिव वे में स्ट्रेस से कैसे डील करना है भाई, वॉक के लिए चले जाओ, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, मेडिटेशन करो, थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन वाली जो बढ़ाएं ऐसी एक्सरसाइजेस करो, हेल्दी डाइट लो। तो ये सारी चीजें स्ट्रेस से कोप अप करने में आपको काम करेंगी, हेल्प करेंगी, राइट? थर्ड चैप्टर हमारा स्ट्रेस पे था, हमने पढ़ा था ये सब चीजें उसमें। तो वो आप करो, रादर देन
कि आप सिगरेट पियो या ड्रग्स लो या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करो। तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर चेंज करता है बिहेवियर थेरेपीज। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी क्या करती है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होता है कि वो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकता है। यू नो, दे गेन इंक्रीजिंग इनसाइट अबाउट देम ओन सेल्फ, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में, इमोशंस के बारे में, मोटिव्स के बारे में। तो बेसिकली आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है, आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट? ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो साइको एनालिसिस सेवरल ईयर्स तक चल सकता है। ऐसा क्यों कि काफी सालों तक चल सकता है? क्योंकि साइको एनालिसिस बहुत ही डेप्थ में जाके बिल्कुल जो रूट कॉज है ना उस पे काम करता है, तो इसलिए काफी सालों तक चल सकता है। वहीं अगर हम बात करें साइकोडायनामिक थेरेपीज की, जो एक रीसेंट वर्जन है, एक शॉर्टर वर्जन कह लो आप साइको एनालिसिस का, तो वो 10-15 सेशन लेता है। ठीक है, ऐसी कॉग्निटिव थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज या कॉग्निटिव थेरेपीज या एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज की बात करें तो वो फ्यू मंथ्स तक चल सकती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी के बारे में। सो बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी अगेन आपके बिहेवियर थॉट पैटर्न्स पे काम करती है। ठीक है, फाउंडेशन ही उसकी वही होती है कि दो डिसफंक्शनल और फॉल्टी बिहेवियर्स हैं, आपको उसको चेंज करना। ठीक है, और जो अच्छे बिहेवियर्स हैं उनको रीइंफोर्स करना, मेंटेन करना। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है। कौन सा बिहेवियर चेंज करना है, मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं उस बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स का पता लगाते हैं। एंटीसीडेंट्स का पता लगाते हैं कि जो फॉल्टी लर्निंग जिसकी वजह से हो रही है। एंटीसीडेंट्स मतलब कोई बिहेवियर के से से पहले वाला इवेंट, एंटीसीडेंट, जिसकी वजह से आपने वो फॉल्टी लर्निंग सीख ली, जिसकी वजह से आपने ऐसा लर्न करना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस होता है उसके बाद आप ड्रिंक करते हो, तो इसका मतलब स्ट्रेस की वजह से ड्रिंक हो रहा है, तो स्ट्रेस से आपको डील करना नहीं आ रहा, तो दैट इज लाइक एंटीसीडेंट, नो, कि आपका फॉल्टी बिहेवियर क्या है? ड्रिंकिंग, और उसको मेरे को चेंज करना है। तो एंटीसीडेंट बिहेवियर क्या है? मुझे पता चला कि स्ट्रेस होता है तब आप ड्रिंक करते हो, तो स्ट्रेस हुआ जिसकी वजह से आप उस बिहेवियर में एंगेज हो रहे हो, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका हुआ एंटीसीडेंट। ठीक है, स्ट्रेस और अल्कोहल। देन मैल बिहेवियर्स मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स ही होते हैं जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रेस होता है। एंटीसीडेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया, वो कॉज, रीजन जो होता है ना, क्यों, मतलब रीजन, या वाई लिख लो यहाँ पे, वाई, कोई चीज हुई तो क्यों हुई, वो रीजन होता है। मेंटेनिंग फैक्टर वो होते हैं जिसकी वजह से वो फॉल्टी बिहेवियर चलता आ रहा है, मेंटेन हुआ है। जैसे अगर आपको स्ट्रेस रहता ही है, आपकी जॉब ही है इतनी स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब कि आप सारी लाइफ लॉन्ग आप अपनी ड्रिंक करते ही रहोगे, आप अल्कोहलिक बन जाओगे क्या? तो वो मेंटेनिंग फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको चलता आ रहा है, मेंटेन करके रखा हुआ उसने आपका वो फॉल्टी बिहेवियर। नाउ हमारे ट्रीटमेंट का एम क्या होता है? बिहेवियर थेरेपी का एम होता है उसको एलिमिनेट करना, फॉल्टी बिहेवियर जो है उसको हटाना और उसको सब्स्टिट्यूट करना एक अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न से। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? एंटीसीडेंट ऑपरेशंस होते हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं बिहेवियर्स, कंट्रोल बिहेवियर्स बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स बिहेवियर। ठीक है, तो अगर मैंने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख लिया या स्ट्रेस को चेंज करना सीख लिया, कंट्रोल करना सीख लिया, तो ऑफ कोर्स मेरा आगे रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस क्या होता है? जब किसी रीइंफोर्सिंग जब किसी द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रीइंफोर्सिंग वैल्यू, जब कोई वैल्यू का रीइंफोर्समेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसकी वजह से जो चेंज आता है फाइनल रिजल्ट में, मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, और स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, और उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, दैट इज स्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बिहेवियरल टेक्निक्स की बात करते हैं। अब बिहेवियरल टेक्निक्स क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुली, मतलब अगर कुछ पेन है जिससे आप अवॉइड करना चाहते हो, तो आप एक बिहेवियर करते हो, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठंड आने वाली है और ठंड से बचने के लिए आप वूलन क्लोथ्स पहनते हो, तो वूलन क्लोथ्स पहनना मतलब ठंड का जो आना है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, जो आपको रीइंफोर्स कर रही है कि तुम वूलन कपड़े पहनो। फॉर एग्जाम्पल, कि आप चालान नहीं देना चाहते, तो चालान से बचने के लिए आप सीट बेल्ट लगा लेते हो,
ठीक है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अवेसिव कंडीशनिंग क्या होती है? अवेसिव कंडीशनिंग वो होती है कि जिसमें एसोसिएट कर देते हैं अनडिजायर रिस्पॉन्ड को, रिपीटेड एसोसिएशंस, रिपीटेड सॉरी रिपीटेड एसोसिएशंस करते हैं हम इसमें अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स से। जैसे कि इसमें तो लिखा है इलेक्ट्रिक शॉक, हालांकि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देते हम अब, मतलब किसी को भी। तो अल्कोहलिक, अगर आपने देखा हो जगह जगह पे नशा मुक्ति केंद्र, सॉरी, नशा मुक्ति केंद्र इस तरीके से लिखा होता है ना, या फिर लिखा होता है, अपना नंबर दिया होता है अक्सर दीवारों पे और कहीं पे कि भाई हमसे संपर्क करें अगर अल्कोहल आप छुड़ाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक दवाई आती है, एक दवाई मिला देते हैं उनकी ड्रिंक्स में, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं। उससे क्या होता है कि उनको या तो वॉमिटिंग्स होने लगती हैं या फिर थोड़ा सा लूज मोशन लग जाते हैं, और एवरी टाइम जब वो ड्रिंक करते हैं, अब उनकी दवाई, वो दवाई थोड़ी सी मिला दो अल्कोहल में, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी। लाइक थोड़ी खराब इन द सेंस ही, ऐसे ही बहुत ज्यादा सीरियस कुछ खराब नहीं होता, बट जैसे नौजिया की फीलिंग आएगी, चक्कर आएंगे या कुछ मन खराब हो जाएगा, इस तरीके से कुछ चीजें होने लगेंगी। फिर उनको ऐसा लगता है कि जब जब मैं अल्कोहल पीता हूँ मेरी तबीयत खराब होती है, इसका मतलब मुझे अल्कोहल सूट नहीं करती, और धीरे 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 करके वो अल्कोहल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अल्कोहल का एक ऐसे अनडिजायर रिस्पॉन्स से हमने एसोसिएट कर दिया, ताकि उनको लगे कि जब जब मैं अल्कोहल पीता हूँ तभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो यार मुझे नहीं पीनी है अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग करवा देते हैं। एसोसिएशन मतलब पेयर करवाना, पेयरिंग करवा देते हैं अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो आपको पता ही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, बच्चे ने होमवर्क कर लिया, चलो जी उसकी फेवरेट डिश बता दो या क्लैपिंग करवा दो, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो, वेरी गुड, अच्छी बात, शाबाश, गुड बॉय, गुड गर्ल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, टोकन इकोनॉमी क्या होता है? टोकन इकोनॉमी का कंसेप्ट बच्चों के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है। टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि मैंने स्माइलीज ले लो या स्टिकर ले लो, कुछ भी ऐसा ले लो, और मैंने वो बच्चों को बोला कि फॉर अ वीक, बच्चों में ज्यादा पेशेंस तो होता नहीं है तो वो 1 मंथ का तो वेट करेंगे नहीं, पर मैंने बोला कि आपने पूरा 1 वीक अगर आपने अपना होमवर्क टाइम से खत्म करा और एक भी आपकी कोई कंप्लेंट स्कूल से नहीं आई मुझे, तो मैं आपको हर रोज का एक टोकन दूंगी, और बाय द एंड ऑफ द वीक आप वो टोकन्स, जितने भी आपके पास 7 टोकन्स कलेक्ट हो जाएंगे, वो 7 टोकन्स आप एक्सचेंज कर सकते हो फॉर एनी ट्रीट। आपको अपनी फेवरेट चॉकलेट मिल सकती है, फेवरेट टॉय मिल सकता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है टू गो आउट एंड प्ले, तो कुछ भी इस तरीके का कर सकते हैं हम। आप बेसिकली वो टोकन्स जो है पॉइंट्स हैं जो आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है टोकन इकोनॉमी। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द वांटेड बिहेवियर, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो हम देते हैं अनवांटेड बिहेवियर के लिए। तो ये पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव बिहेवियर, और समटाइम्स हम सिंपली जो इग्नोर ही कर देते हैं। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार ना, आप चीजों को डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट हो गया बेसिकली, कि जैसे कई बार अनवांटेड बिहेवियर होता है। ठीक है, बच्चा रोने लग गया सड़क पे कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, ये है वो है, भैं भैं करके रो रहा है, तो आपने बोला कि भाई तू रोता रहे, हम तो घर जा रहे हैं, तू यहीं रहे, उनको, या फिर उसको इग्नोर ही कर दो, छोड़ के आगे चलते बनो, तो बच्चा कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ी देर बाद वो अपने आप, मम्मी, उनको लगता है हो मम्मी पापा तो सच में छोड़ के जा रहे हैं, वो भाग पड़ते हैं मम्मी पापा के पीछे। ठीक है, सो ignore the unwanted behavior. You don't have to punish the child, but just simply ignore. उसको भाव मत दो। ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दी थी वोल्फ ने। ये फोबियास को, इरेशनल जो हमारे फियर्स हैं उसको ट्रीट करने में काम आता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब कि सिस्टम से चलते हैं, मतलब एक हायरार्की मेंटेन करते हैं ऐसे चीजों की जो एंजाइटी प्रवोक करते हैं आपके अंदर। एंड वी स्टार्ट बाय नंबर 1 पे रखते हैं हम ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा एंजाइटी देती है, सबसे हाई एंजाइटी, और 5 नंबर पे रखते हैं, मान लो 5 आइटम्स हैं, तो 5th नंबर पे हम ऐसी चीज रखेंगे जो उससे हमें कम एंजाइटी होती है। तो एक हायरार्की बन गई 1 to 5। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 5 धीरे धीरे करके आपका थेरेपिस्ट नंबर 1 तक जाएगा, और जो भी वो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसकी एंजाइटी आप में घटाएगा, कम करेगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की, वैसे ना मैंने सारे चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस भी बना रखे हैं टॉपिक वाइज। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट दोज वीडियोस। ठीक है, तो अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, बट मैंने हर टॉपिक की डिटेल में वीडियोस बनाई है, तो आप जरूर देख लेना एक बार अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो।
तो ऐसे वो नंबर 5 से शुरू के लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग चीज से लेके सबसे हाईली जो आपको एंजाइटी प्रोवोक करते हैं उस तक जाएंगे और आपकी एंजाइटी दूर करते हैं। ऐसा करते वक्त जो प्रिंसिपल यूज होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब ये क्या होता है? ये होता है कि देखो, एक तरफ से तो आपका माइंड में आपको फियर और एंजाइटी के थॉट्स आ रहे हैं, आपको मतलब डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, और दूसरी तरफ से थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो दो अपोजिंग फोर्स है ना। एक तरफ से तो फियर है, आपको किसी भी चीज का एंजाइटी हो रही है, और अंदर से आपको डर लग रहा है, और बाहर से वो आपको रिलैक्स भी कर रहे हैं। तो अपोजिंग फोर्सेस है। अल्टीमेटली जो वीकर फोर्स है, धीरे धीरे जब वो रिलैक्सिंग टेक्निक, बॉडी अपने आप को रिलैक्स करना सीख जाएगी, तो ये फोर्स कम होता जाएगा फियर का, ये एकदम छोटा सा हो जाएगा, और ये रिलैक्सिंग वाला इस पे हावी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीख जाओगे, आप उस फियर से बाहर आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो वीकर फोर्स है धीरे धीरे वीक पड़ने लगेगा, फियर वाला फोर्स, और वो फिर इनहिबिट हो जाएगा वो रिस्पॉन्स, मतलब स्टॉप हो जाएगा फियर वाला रिस्पॉन्स। और होगा क्या कि वो आपको रिलैक्स करना आ जाएगा एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में अपने आप को, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग है कि मॉडलिंग करना मतलब बैंड्यूरा का हमने देखा था ना कि रोल मॉडल होता है कोई, और उसमें उसको कॉपी करना बेसिकली। अगर कोई, जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया, उसको मैम ने चॉकलेट्स दी, उसके लिए क्लैपिंग करवाई, तो आपको लगता है कि यार मुझे भी ऐसे ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही करना है, मेरे लिए भी चॉकलेट्स मेरे को मैम दे, मेरे लिए भी क्लैपिंग हो। सो दैट इज मॉडलिंग, कि जब आप बिहेवियर कॉपी करने लगते हो। वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है? ऑन द अदर हैंड, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस, की अच्छा आज तो आपने बड़ा नीट काम करा है, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखी है, वेरी गुड, स्टार दे दिया, वेरी गुड लिख दिया, ऐसे। ठीक है, इन द बिहेवियर द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्वायर बिहेवियर ऑफ द मॉडल, तो धीरे धीरे आप वैसे ही करने लगते हैं जो भी आपका मॉडल है, रोल मॉडल। देन आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है? कॉग्निटिव थेरेपी नाम से पता चल रहा है कॉग्निशन पे काम करती है, मतलब आपके थॉट्स पे काम करती है। तो जो भी आपके इरेशनल थॉट्स हैं या बिलीफ हैं उस पे काम करती है। नाउ एल्बर्ट एलिस ने दी थी रैशनल इमोटिव थेरेपी। कौन सी चीज किसने दी है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से हर बारी पता होने चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप अगर हम बताएं आरईटी में, इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी क्या होता है? ए से एंटीसीडेंट इवेंट, बी से बिलीफ, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। एंटीसीडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्ट्रेस हो रहा है अगर, तो स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मैं अपना टाइम कभी काम पे खत्म ही नहीं कर पाता, मुझे इसलिए स्ट्रेस होता है हर बारी। जब भी मेरे को डेडलाइन दे देते हैं कोई, तो मुझे स्ट्रेस होने लगता है। तो इसका मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, तभी तो आप टाइम पे काम कर नहीं पाते। तो आपको क्या सीखने की जरूरत है? टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, ताकि टाइम पे काम कर पाओ और आपको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, अपनी डेडलाइंस आप मीट कर पाओ। सो एंटीसीडेंट इवेंट्स जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, दिस इज द कॉज। फिर बात करते हैं इरेशनल बिलीफ की। इरेशनल बिलीफ क्या होता है? इरेशनल बिलीफ का मतलब होता है कि मस्ट और शुड जहां लग जाते हैं, कि मतलब मेरे को ऐसे एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, होनी ही चाहिए। अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो मैं इसको कर नहीं सकता। अरे कर करके ही तो हम परफेक्ट बनते हैं, तो कर नहीं सकते का क्या मतलब? हर चीज परफेक्ट, हर कोई तो परफेक्ट होता भी नहीं है। ठीक है, एवरीबडी मस्ट लव मी, अरे सब, हर कोई आपसे प्यार करे ये जरूरी तो नहीं है। तो ये इरेशनल थॉट्स होते हैं, कि या इरेशनल बिलीफ सिस्टम आप इनको बोल सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं। अगर ऐसे ऐसे हर चीज परफेक्ट करने लग गए तो फिर ओसीडी के चांसेस हाई हो जाते हैं ना, मतलब कि ऑब्सेशन होने लगता है हर चीज का, ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। एनीवे, सो कॉन्सिक्वेंसेस, द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जो है हमारे सी होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? जब एंटीसीडेंट हो गया, बिलीफ हो गया, उसके बाद हमारा कॉन्सिक्वेंस होगा नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर। जब हमारा कुछ स्ट्रेस वाला चल रहा है, एंटीसीडेंट कुछ इवेंट ऐसा चल रहा है, फिर उसके बाद हमने इरेशनल हमारे बिलीव्स हैं कि नहीं नहीं परफेक्ट ही होनी चाहिए हर चीज, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस ही तो होगा, उसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर्स ही तो आएंगे। तो वो जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, फाइनल रिजल्ट, वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, नाउ अनदर कोग्निटिव थेरेपी है जो एरन बेक ने दी है। ये बात करते हैं स्कीमास की। नाउ स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि
थिंक ऑफ अ हाउस, ठीक है? तो आप घर के बारे में क्या सोचोगे कि जैसे ऐसे छोटे बच्चे ऐसे घर बनाते थे ना, कि ऐसे आप घर के बारे में सोचोगे, या अगर मतलब ईंट और पत्थर का बना हुआ जैसे घर होता है, लेकिन इग्लू भी तो घर ही होता है, या फिर टेंट हाउसेस होते हैं कई बारी, तो आप उसको घर की नजर से नहीं देखोगे, बट देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन टेंट्स, लाइक उनके लिए तो वही घर है, ठीक है? तो स्कीमास मतलब कि जो एक फिक्स्ड हमारे बिलीव्स होते हैं, नोशन होते हैं किसी चीज को लेकर, ऐसे हमारे बिहेवियर्स को लेकर, और ये स्कीमास जब ट्रिगर होते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव थॉट होते हैं कि जो परसिस्टेंट इरेशनल थॉट्स हमें आ रहे हैं, तो जब ये स्कीमास ट्रिगर होते हैं नेगेटिव थॉट से, तब हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मतलब कि हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके देखते हैं, ठीक है? हमें जो रियलिटी है चीजें वैसी नहीं दिखती जैसे हैं, बट हम जैसा देखना चाहते हैं वैसे देखते हैं, या फिर डिस्टॉर्टेड रियलिटी दिखती है, जिसकी वजह से जो है थॉट पैटर्न्स में डिसफंक्शनल हो जाता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो थेरेपिस्ट क्या करता है उस टाइम पे, जेंटल क्वेश्चनिंग करता है। जेंटल क्वेश्चनिंग मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करता, या सीधे सीधे कुछ ऐसे नहीं, बट जेंटलिंग क्वेश्चन नॉन थ्रेटनिंग वे में करता है, जो आपके बिलीफ सिस्टम को डिस्प्यूट करता है धीरे धीरे। वो कहते हैं ना कि एक दीवार खड़ी कर रखी होती है, और उस एक ईंट ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट करके वो दीवार आपकी तोड़ता है। ऐसे दीवार सीधा पत्थर मार के बॉम्ब से नहीं उड़ा देता, या फिर सीधा ऐसे हथौड़ा मार के दीवार नहीं तोड़ता, बल्कि वो जो आपने एक दीवार अपनी बना ली है ना, उसको ईंट बाय ईंट मतलब ब्रिक बाय ब्रिक उसको निकालता है, और वो आपकी दीवारें सारी हटाता है। सो एम ऑफ द थेरेपी क्या होता है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, आपके इररेशनल बिलीव्स को चेंज करना, ठीक है? पॉजिटिव पैटर्न्स में बदलना, पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना, अच्छी थिंकिंग, आपकी जो इररेशनल बिलीव्स हैं उनको हटाना, और इसमें 10 से 20 सेशन जाते हैं। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेरे ख्याल से सब थेरेपिस्ट का फेवरेट है ये थेरेपी। अगर ये बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज की जा सकती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, और भी ना जाने कितने सारे केस में हम सीबीटी थेरेपी देते हैं। ये बायो साइको सोशल मॉडल अडॉप्ट करती है। इट एड्रेसेस द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखती है। बायोसाइकोसोशल मतलब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये केटर करती है थ्रू रिलैक्सेशन, बॉडी जैसे एंजाइटी वगैरह या पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम होता है तो उसमें बॉडी की रिलैक्सेशन कराना, ठीक है? जेपीएमआर मैंने आपको बताया था ना, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है उसके थ्रू, या वैसे, ठीक है? साइकोलॉजिकल वंस जो होते हैं उसमें, साइकोलॉजिकल में मतलब क्या कि आपके कॉग्निटिव थेरेपी देना, मतलब आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, आपके इरेशनल बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। एंड सोशल मतलब कि जो एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन करना, एडजस्ट करना सिखाना आपको, जो एडजस्टमेंट इश्यूज हैं उसको करेक्ट करना। इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव थेरेपी की जो टेक्निक्स है और बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स को मिला के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स थेरेपी बनाई गई है। देन आता है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। नाउ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी थेरेपिस्ट जो होते हैं, दे पोस्टुलेट दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिएनेशन होती है जब हम अपने लाइफ की फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, कि मतलब मेरी लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है, मेरी लाइफ की मीनिंग क्या है, ये सब चीजें जब नहीं दे पा रहे तो ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है? ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल ग्रोथ की उनकी एक डिजायर होती है, और जब ये डिजायर सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी ना किसी वजह से रोक दी जाती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से हमें डिस्ट्रेस हो। तो इस थेरेपी में हम एक नॉन जजमेंटल क्रिएट करते हैं, परमिसिव मतलब आपको परमिशन होती है कि आप जो भी बोलना चाहो बोल सको, अपना पूरा दिल खोल के रख दो। नॉन जजमेंटल थेरेपिस्ट आपको कभी जज नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा, एक सेफ स्पेस देगा, वार्म एटमॉस्फेयर देगा, and you can freely express whatever however complex your emotions may be, ठीक है? तो इसकी फंडामेंटल जो एजम्पशन अगर इस थेरेपी की बात करें तो वो ये होती है कि क्लाइंट हैज द फ्रीडम, क्लाइंट के पास फ्रीडम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल अपना बिहेवियर करने की। तो उनके पास फ्रीडम है टू बिहेव हाउ एवर दे वॉन्ट, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। तो थेरेपिस्ट सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, सिर्फ उनको गाइड, एज अ गाइडेंस के लिए वो वहां पे होता है, ठीक है? यही इस थेरेपी की सक्सेस का राज भी है। तो चीफ एम ऑफ द थेरेपी इज टू एक्सपैंड क्लाइंट्स अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। और हीलिंग तभी होती है जब हम खुद के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, हमारे अपने, हर किसी के अपने यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो वो समझ पाए, अगर अपने खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस को भी समझ पाए, तो इट हेल्प्स इन हीलिंग, यू नो।
देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की अगर बात करें तो विक्टर फ्रैंकल ने एक लोगोथेरेपी दी थी। लोगो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सोल, एंड लोगोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। फ्रैंकल calls this process of finding meaning in life threatening circumstances। तो जो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस की जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म ही हो गया, जिंदगी के मायने ही खत्म हो गए, तो उसमें भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ मीनिंग ढूंढ पाना। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी दोनों एक्सीडेंट में दोनों टांगे चली गई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन डांसर बने, ऑब्वियसली नकली टांगे लगाने के बाद। तो या फिर उन्होंने माउंटेनियरिंग सीखी और फिर पहाड़ चढ़े। तो मतलब उन्होंने, नहीं तो वो कह सकते थे कि मेरी तो दोनों टांगे चली गई। वो एक है ना सुधा चंद्रन, एक्ट्रेसेस, आई थिंक एक्ट्रेस है एक, तो उनकी भी दोनों टांगे नहीं है, एंड शी वाज अ क्लासिकल डांसर। एक डांसर के लिए उनकी टांगे ही दोनों कट जाना कितना बड़ा सदमा है। अब उनको उनको लगेगा मैं तो एक डांसर हूँ और मेरा तो काम ही यही है डांस करना, मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, अब मैं तो कथक का या भरतनाट्यम या जो भी है, और दोनों टांगे ही चलेगी, तो अब मेरी जिंदगी के मायने क्या है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में भी अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे पाना, वो है लोगोथेरेपी। तो वो विक्टर फ्रैंकल ने इस तरीके की थेरेपी बनाई। तो जब हम अपनी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एंग्जाइटीज होती है और वो अपने जिंदगी को मीनिंगलेस समझते हैं और कोई मीनिंग नहीं दे पाते, उनको लगता है उनकी जिंदगी की कोई अर्थ नहीं है, तो उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटीज, राइट। सो द गोल ऑफ द लोगोथेरेपी इज टू हेल्प पेशेंट फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ। यही लोगोथेरेपी का गोल है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट सेंटर थेरेपी की। क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी है कार्ल रॉजर्स ने। थेरेपी प्रोवाइड्स अ वार्म रिलेशनशिप, इसमें इन विद द हेल्प, जिसमें हम क्लाइंट रिकनेक्ट करते हैं विद देयर डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स। मतलब ऐसी फीलिंग्स जिनसे क्लाइंट अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, उसको अवेयरनेस में नहीं है वो फीलिंग्स, तो ऐसे फीलिंग्स से उनको वापस जोड़ते हैं। थेरेपिस्ट इसमें एम्पैथी शो करते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है, यूपीआर कर लो, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नॉन जजमेंटल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप कार्ल रॉजर की थ्योरी लिख रहे हैं तो ये आपको मेंशन करना ही करना है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एम्पैथी का मेंशन नहीं करोगे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मेंशन नहीं करोगे, नॉन जजमेंटल मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, तो ये इसके बिना पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये तीन चीजें तो अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना अपने आंसर में। जस्टॉल्ट थेरेपी की बात करें तो जस्टॉल्ट का क्या मतलब होता है? होल। ये फ्रिट्ज पर्ल, लॉरा पर्ल, उनकी वाइफ, दोनों ने मिलके दी थी। द गोल ऑफ दिस थेरेपी इज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखो, मेजोरिटी ऑफ द थ्योरीज का गोल यही होता है कि आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस आए, सेल्फ अवेयरनेस आए। तो ये दोनों पॉइंट जरूर लिखना, मतलब मेंशन करना, इनको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। इस थेरेपी को ग्रुप सेटिंग में भी यूज किया जा सकता है। इसमें हम क्लाइंट को सिखाते हैं टू रिकग्नाइज द बॉडीली प्रोसेसेस एंड इमोशंस दैट आर बीइंग ब्लॉक्ड आउट ऑफ अवेयरनेस। जो ऐसी चीजें हैं जो अनकॉन्शियसनेस में है बॉडी की, तो इमोशंस मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जो अनकॉन्शियसनेस में, उसको बाहर लेकर आते हैं। एंड थेरेपिस्ट इसमें एनकरेज करता है क्लाइंट को कि जो भी तुम्हारी फैंटेसी है ना, जस्ट एक्ट इट आउट। उसकी अपनी बॉडी की प्रोसेस से मतलब उसको निकाल दो थ्रू। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर की तरह बिहेव कर लो, टीचर बनना चाहते हो, टीचर की तरह बिहेव कर लो। लाइक थोड़ा सा उसको अपनी रिलीज करो इमोशंस को जो आपने दबा के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज हो सकती है। बेसिकली जैसे मान लो कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हो या कोई बात करना चाहते हो, लेकिन आप उसके ऑपोजिट आप हो, तो अंदर से आप उसको पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप बाहर से बहुत स्वीटली बिहेव कर रहे हो, तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी है ना आपके बिहेवियर में और जो आप फील करते हो उसमें। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो थेरेपी में बोलते हैं कि भाई आप, ये थेरेपी रूम के अंदर थेरेपिस्ट बोलते हैं कि आप यहीं एक्ट आउट कर लो वो सारी चीजें, ठीक है। सो उसके बाद वो हेल्प करते हैं आपको समझने के लिए, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है अपने बारे में भी, और आप समझते हो कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड वगैरह वगैरह। तो काफी डीप में जा सकते हैं, ठीक है। जिस्टाल थेरेपी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी? अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हील करने में आपको मदद करते हैं, मतलब हील
करने में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन साइकोथेरेपी। नाउ द फर्स्ट इज द टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। ठीक है, जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो टेक्निक्स अपने आप में एज अ थेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्लाइंट को हील करने में। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट, ऐसे नहीं कि एक थेरेपी का सेशन आ जाए तो दूसरा अगले महीने होगा, ऐसे इतना गैप आ जाएगा तो कोई काम ही नहीं करेगी थेरेपी। तो थेरेपी का इसलिए सब शेड्यूल बना होता है कि मतलब फर्स्ट सेशन आ जाए, हफ्ते में 2 सेशन होंगे तो फिर दूसरे सेशन पे भी थेरेपिस्ट को अवेलेबल होना चाहिए। कभी है कभी नहीं है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो थेरेपी का फ्लो भी टूट जाता है। थेरेपिस्ट को वार्म होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। वार्म और एम्पैथी तो आप रट लो, हर जगह आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, इमोशनल अनबर्डिंग इज नोन एज कैथारसिस। ठीक है, देखो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैथारसिस और इसकी अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब भी हम अपनी बात जो हमें प्रॉब्लम कर रही होती है, आधे से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाती है जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो शांति से और आराम से और नॉन जजमेंटल होके, बिना हमें जज करे, बिना कोई टिप्पणी करे कि हो तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसे किया, तू गंदा, तू ये तू वो, बिना कुछ कहे हमारी बात शांति से, आराम से, प्यार से सुन ले। आधी से ज्यादा हीलिंग तो वहीं उसी वक्त हो जाती है। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम ये कर रहे होते हैं ना कि अपनी सारी दिल की बातें खोल रहे होते हैं, तो वो कैथारसिस होता है वो करना। ठीक है, इमोशनल अनबर्डिंग जो हम कर रहे होते हैं ना, इमोशनल अनबर्डिंग कि अपने मन की बात दिल खोल के रखना किसी के सामने, वो अपने आप में एक बहुत हीलिंग पावर है उसके अंदर, उसको बोलते हैं कैथारसिस। पेशेंट की अगर बात करूं तो पेशेंट में एक मोटिवेशन होना चाहिए अपने आप को बदलने का फॉर द बेटर, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इम्प्रूवमेंट की ड्यू टू द ट्रीटमेंट जो हो रहा है। और थेरेपिस्ट की अगर बात करें तो थेरेपिस्ट का नेचर पॉजिटिव होना चाहिए और उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सके, रिजॉल्व कर सके। प्रेजेंस ऑफ थेरेपिस्ट की खुद की भी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए। राइट, एथिक्स इन थेरेपी, साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले एथिक्स मतलब कि क्या एथिकल है, क्या ठीक है थेरेपी में, और क्या एक्सेप्टेबल है, क्या सही प्रैक्टिसेस हैं। वो ये कि इन्फॉर्म कंसेंट, मैंने आपको बताया था कि कंसेंट तब दे सकता है जब अगर साइकोसिस वगैरह का केस है तो कंसेंट नहीं दे सकता, बट अगर उसको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकोसिस नहीं है, साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो कंसेंट लेना जरूरी होता है कि ये थेरेपी से वो अपनी मर्जी से ले रहा है और थेरेपी के लिए हामी भर रहा है, वो थेरेपी के लिए आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी थेरेपिस्ट को मेंटेन करनी होती है। ये नहीं कि थेरेपिस्ट इधर उधर जाके केस डिस्कशन कर रहा है, बातें कर रहा है और सब बातें रिवील कर रहा है, ऐसे नहीं करना होता। एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सफरिंग शुड बी द गोल। ठीक है, किसी भी थेरेपिस्ट का गोल यही होना चाहिए कि डिस्ट्रेस को कम करे, उसकी पर्सनल सफरिंग को कम करे। इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखो, जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट है उनका रिलेशनशिप। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जो डिग्निटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पास स्किल्स ही नहीं और आप थेरेपिस्ट की कुर्सी पे बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए। नाउ साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो हमने पढ़ी, ह्यूमनिस्टिक पढ़ी, एग्जिस्टेंशियल, जस्टाल्ट, बिहेवियरल, सीबीटी, कॉग्निटिव थेरेपी, इन थेरेपिस्ट के अलावा भी थेरेपीज होती हैं, उनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्यूपेंचर, हर्बल रेमेडीज एंड सो ऑन। योगा तो अष्टांग योगा पतंजलि योगा सूत्र में भी दिया हुआ है कि बहुत अच्छा होता है। अष्टांग योगा होता है, हाथ योगा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा। ठीक है, तो योगा इज कॉमनली टुडे रेफर्स टू एज ओनली आसनास एंड बॉडी पोस्टर्स, पर उसमें ब्रीदिंग फैक्टर्स भी है। पर योगा को आजकल समझा जाता है कि सिर्फ बॉडी पोस्चर्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। योगा में बॉडी पोस्चर भी होती है प्लस आपका प्राणायाम भी होता है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स आते हैं उनमें हेल्प मिलता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्लस बॉडी पोस्चर्स दोनों कंबाइन करके ही योगा बनता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मेडिटेशन की अगर बात करें तो वहां आपका अटेंशन फोकस करने में हेल्प करती है, आपकी ब्रेथ पे कंट्रोल अच्छा होता है, आपके थॉट प्रोसेस पे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहे मंत्र मेडिटेशन करो, मतलब जैसे कई लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या सिर्फ ओम का जाप करते हैं, इस तरह से आप करो तो तब भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करती हैं फोकस करने में। नेक्स्ट विपस्सना मेडिटेशन होती है जो कि माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन होती है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिटेशन सिखाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट 10 डेज का इसका 10 डेज का ट्रिप होता है आई थिंक। ठीक है, और सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग, AOL आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया। ये भी एक तरीके की मेडिटेशन है, इस पर काफी रिसर्चेस हुई हैं जो डिप्रेशन में, PTSD में, स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल इलनेस में, रिहैबिलिटेशन, जेल में भी सिखाई जाती है ये मेडिटेशन लोगों को। सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन कुंडलिनी योगा है जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब पेशेंट ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली क्लाइंट्स।
नाउ द लास्ट टॉपिक इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स की, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमें रिडक्शन करनी होती है सिम्टम्स में, दूसरा ये होता है इंप्रूव करना होता है लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सिर्फ सिम्टम में रिडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, लेवल ऑफ फंक्शनिंग इंप्रूव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो रिहैबिलिटेशन हेल्प करता है पेशेंट्स को टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। सो रिहैबिलिटेशन का एम क्या होता है? पेशेंट को एम्पावर करना सो दैट दे कैन बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द एग्जिस्टेंट सोसाइटी, जिस एक्सटेंट तक पॉसिबल है उतनी एक्सटेंट तक, राइट? वापस सोसाइटी में आके, क्योंकि काम भी आपका इम्पैक्ट हो जाता है जब आपको कोई मेंटल इलनेस होता है और आप काम नहीं कर पाते, तो वापस आप अपने काम पे ज्वाइन कर पाए, कुछ ऐसा कर पाए जिससे आप अपना रोजी रोटी चला सके, प्रोडक्टिवली अपने जीवन को व्यतीत कर सके, बिता सके, ठीक है? तो रिहैबिलिटेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और वोकेशनल थेरेपी की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब जैसे उनको कैंडल मेकिंग सिखा देना, पेपर बैग बनाना सिखा देना, या जैसे औरतें होते हैं तो उनको वो हाथ की बुनाई वाले कोई काम सिखा देना, टोकरी बनाना सिखा देना, इस तरीके से। क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है वो वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, राइट? या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनसे अगर जो लोग ठीक होते हैं तब। सोशल स्किल्स की बात करें तो थ्रू रोल प्लेज हम उनको सिखाते हैं, मतलब वापस से सोसाइटी में कैसे घुलना मिलना है और किस तरीके से पेश आना है। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग करते हैं उनके उनके कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे अटेंशन कम हो गया, मेमोरी कम हो गई, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए डिसीजन मेकिंग चली गई। क्योंकि जो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, या और भी बहुत साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें आके ये सारे कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर हो जाते हैं, उन पे बहुत ज्यादा सिवियर इफेक्ट आता है। तो वापस से उनके फंक्शन, अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, इन पे काम करना, ये सोशल स्किल्स में सिखाते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कोई ऐसा स्किल जहाँ पे वो क्लाइंट्स सीखते हैं जिससे वो कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके और चला सके। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव मी अ थम्स अप एंड स्टे सब्सक्राइब, बिकॉज हम PYQs भी करेंगे आफ्टर दिस सीरीज ओवर। इसके बाद चैप्टर 6 और 7 रह गए हैं, and then we will start with previous year question papers. Do not miss out. So stay subscribed, okay? Subscribe नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, and I'll see you next time. Bye.